हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही गाने शुरू करते हैं। बहुरानी, इस घर में सिर्फ मेरा साम्राज्य चलता है। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। कांता देवी एक समाज सेविका थी। अपने आस पड़ोस में सबके दुख दर्द में काम आती। मंदिरों में दान देना, भंडारे करवाना, कंबल बांटना, बहुत सारे काम करती और अपने सारे कार्यों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। और वह अपने आप को बहुत महान समझती थी। उनके पति और बेटे दोनों का एक ही बिजनेस था, जो काफ़ी बड़े स्तर पर फैला हुआ था। उनका भारत से ज़्यादा विदेशों में रहना होता था। उनका यहाँ पर बहुत बड़ा बंगला था, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, सारी सुख सुविधाएं थी। अब कांता देवी के इकलौते बेटे रमन के लिए रिश्ते आने लगे थे। रमन एक सुंदर हैंडसम लड़का था। काफ़ी रिश्तों में से कांता देवी को लावण्या पसंद आई। उन्होंने अपने पति ईश्वर चंद और बेटे रमन से सलाह कर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बड़े ही धूमधाम से रिंग सेरेमनी हुई। लावण्या के पिता भी शहर के जाने माने रईस जगदीश प्रसाद जी थे। उनके परिवार में बड़ी पुत्री लावण्या, एक पुत्र जो लावण्या से छोटा था, उनकी पत्नी सुंदरी और लावण्या की दादी थी। लावण्या अपनी दादी की बहुत लाडली थी। जगदीश जी सारे कार्यों में अपनी माँ से सलाह जरूर लेते थे। लावण्या ने अपने घर में जो देखा था वही संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे थे। जितनी वह सुंदर पढ़ी लिखी थी उतनी ही शालीन। इतने बड़े घर की बेटी थी, फिर भी उसकी माँ ने रसोई के कामों में अपनी पुत्री को निपुण बनाया था। माँ और दादी का कहना था, जब एक औरत प्यार से खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाती है तो घर में प्यार बरसता है, बरकत होती है। हर रोज ना सही, कभी कभी किसी खास मौके पर तो खाना बना ही सकती है। बड़े पैमाने पर रमन और लावण्या की शादी हुई। जगदीश प्रसाद जी बारातियों का स्वागत बड़े ही खुले दिल से कर रहे थे। सारी रस्में कर लावण्या ससुराल पहुंच गई। कांता देवी ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया, सारी रस्में करवाई, फिर उन दोनों को हनीमून पर भेज दिया। पूरे 1 महीने में वह वापस आए दोनों। अगले दिन कांता देवी जी बोली, लावण्या, चूल्हा पूजन की रस्म करनी है, मीट सारा खाना बना देगी, तुम सिर्फ परोस देना। तो लावण्या ने कहा, मम्मी जी आप बुरा ना मानो तो मैं खुद बना लूँ। तो वह कहती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लावण्या सबके लिए खीर बनाती है, सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है और सब तारीफ करते हैं। ईश्वर चंद्र जी के मुंह से निकल जाता है, बिल्कुल माँ के हाथों जैसी बनाई है। पर फिर एकदम से चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे 15 दिन हो जाते हैं। रमन कहता है, लावण्या अब बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे काम पर ध्यान लगाना होगा। मुझे कल ही दुबई जाना है 15 दिन के लिए। तुम चाहो तो अपने मायके जा सकती हो। तो लावण्या ने कहा, नहीं मैं यही रहूंगी। तो उसने कहा, ठीक है। अगले दिन रमन और उसके पापा दुबई चले जाते हैं। घर पर सास बहू और नौकर चाकर ही रहते हैं। सासू माँ भी बहुत कम टाइम घर पर रहती थी। एक दिन दोपहर को लावण्या आराम करने लेटी थी तो उसे कुछ आवाज आई। ऐसा लगा जैसे ऊपर छत पर कोई है। वह कमरे से बाहर निकलती है तो कांता जी उसे देख पूछती है, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए। तो वह कहती है, नहीं मम्मी जी, वो ना मुझे कुछ आवाजें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई है। तो सासू माँ ने कहा, अरे कुछ नहीं, नौकर को मैंने ही कहा था ऊपर एक स्टोर रूम है उसकी सफाई करने के लिए, उसी की आवाज़ सुनी होगी। तो लावण्या वापस अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। हफ्ता भर ही हुआ था, उसे फिर वही आवाज़ आती है तो वह ऊपर छत पर चली जाती है। वह डरते डरते धीरे धीरे चढ़ती है, कभी कोई चोर ना हो। तो वह जाकर देखती है ऊपर कमरे में से किसी औरत की आवाज़ आ रही थी, आज तुम्हें पूरा दिन कुछ नहीं मिलेगा खाने को, चुपचाप सो जाओ, बार बार गंदा कर देती हो। वह अंदर जाकर देखती है, एक चारपाई पर एक बुजुर्ग महिला बैठी रो रही थी और वह औरत बड़बड़ाने लग रही थी। लावण्या को ऊपर आया देख वह औरत चौंक जाती है। एक बार तो सब एक दूसरे को देखते हैं। फिर वह बुजुर्ग महिला पूछती है, तुम कौन हो। तो लावण्या कहती है, जी मैं इस घर की नई बहू लावण्या हूँ। तो बुजुर्ग औरत कहती है, तुम मेरी लल्ला की बहू हो, मेरे लल्ला की। तो लावण्या पूछती है, आप कौन। तो वह कहती है, मैं लावण्या की दादी। तो लावण्या ने कहा, क्या आप रमन की दादी हो। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं दादी हूँ उसकी। तो लावण्या ने पूछा, तो आप ऊपर ऐसे क्यों रहती हो अकेले। पहले तो दादी चुप हो जाती है, फिर कहती है कि वो मैं बीमार रहती हूँ ना, ऊपर ताज़ी हवा लगती है, धूप भी सेक लेती हूँ। तो लावण्या पूछती कि आप इतनी कमज़ोर हो। तो दादी ने कहा, हाँ चलने फिरने में ना थोड़ी दिक्कत रहती है, सारे जोड़ों में दर्द रहता है। फिर लावण्या मेट से कहती है, तुम दादी पर क्यों चिल्ला रही थी। तो मेट ने कहा, वह मैंने खाना दिया था, सारा कपड़ों पर डाल गंदा कर लिया। तो दादी ने कहा, हाँ मुझे नहीं खानी हर रोज़ यह खिचड़ी। तो लावण्या ने मेट से कहा, हाँ तो तुम्हें इनका ध्यान रखने के लिए ही रखा है, अगर तुमसे यह काम नहीं बनता तो कोई बात नहीं, हम किसी और को रख लेते हैं। तो मेट डर जाती है। काफ़ी टाइम से कोई ऊपर नहीं आता था तो वह बेखौफ हो गई थी, पर अब वह डर गई थी कि इतनी अच्छी नौकरी हाथ से निकल जाएगी। रहने के लिए कमरा, टेलीविज़न, कूलर सब साधन थे।
3 टाइम का बढ़िया खाना, बढ़िया पैसे, तो वह हाथ जोड़कर बहू रानी को बोलती है, बहू रानी गलती हो गई, हम बहुत गरीब हैं, हमें नौकरी से मत निकालो, मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर लावण्या दादी को कहती है, दादी जी आपका जो मन करे खाने का मुझे बता दिया करना, मैं बना लाया करूँगी। तो दादी ने पूछा, तुम्हें खाना बनाना आता है? तो लावण्या ने कहा, हाँ दादी जी, मेरी मम्मी और दादी ने मुझे सब खाना बनाना सिखाया है। तो दादी ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाकर खिला सकती हो, मेरा ना बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है। तो लावण्या ने कहा, अभी लाई दादी जी। वह धीरे धीरे नीचे उतरती है, कहीं सासू माँ घर पर वापस ना आ गई हो। इतने में सासू माँ का फोन आ जाता है, लावण्या मैं वृद्धा आश्रम में मिठाई और कंबल बांटने जा रही हूँ। कुछ परिवारों ने काफ़ी जोर दिया कि यह शुभ काम तो आपके हाथों से ही होना चाहिए, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो लावण्या कहती है, ठीक है मम्मी जी। फिर तो वह किचन में जाकर बड़ी आराम से दादी जी के लिए हलवा बनाकर ले जाती है, उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। तो दादी कहती है, सच बहू तुम्हारे हाथों में बड़ा स्वाद है। उनके गले में एक चेन थी, वे उसे निकालकर लावण्या को देने लगती है। तो लावण्या माथे के लगा वापस उनके गले में पहना देती है। कहती है, दादी जी पहले आप ठीक हो जाइए फिर लूँगी। सासू माँ या किसी के कान खबर नहीं होने देती कि वह छत पर गई थी। थोड़ी देर बाद वह खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को रमन का फोन आया तो लावण्या रमन से पूछती है कि रमन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि दादी जी ऊपर कमरे में रहती हैं? तो रमन ने कहा, अरे वह किसी से मिलती हो तो बताओ ना, मुझे खुद मिले उनसे कितना टाइम हो गया। ऊपर जाता हूँ तो मेड सीढ़ियों से ही वापस भेज देती है, कहती है दादी पूजा कर रही है, कभी सो रही है। उन्होंने तो घर परिवार का मोह त्याग दिया है, वे तो हरिद्वार जाकर बसना चाहती थी, पर मम्मी ने मुश्किल से मनाया कि आपको ना ऊपर कोई परेशान नहीं करेगा, जितना पूजा पाठ करना है कर लेना। मम्मी ने कितना मनाया पर हमारी शादी में भी नीचे नहीं आई। तो मम्मी को मत बताना दादी से मिलने गई थी, नहीं तो वह बहुत गुस्सा होंगी, कोई उन्हें परेशान करे, उन्हें पसंद नहीं है। रमन का फोन कट जाने पर लावण्या सोने के लिए लेट जाती है, पर उसे रमन की बताई बात और दादी जी के हालात कहीं से एक समान नहीं लग रहे थे। पर लावण्या ने अपनी सास से कुछ नहीं पूछा, पर जब भी मौका मिलता छत पर चली जाती है। कांता जी घर पर बहुत कम रहती थी, सुबह की गई रात तक ही वापस आती थी। मेड भी डरने लगी थी कि बहुरानी हर रोज ऊपर आती है तो उनका अच्छी तरह ध्यान रखने लगी थी। बहू भी पौष्टिक खाना बनाकर ले जाने लगी थी। एक दिन वह अपनी सहेली को बताती है जो फिजियोथेरेपिस्ट थी कि दादी जी को ना चलने में दिक्कत होती है, जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता है। तो वह कहती है, एक दिन मैं आकर देख लूँगी, मुझे कुछ लगेगा तो 1-2 महीने फिजियोथेरेपी करवा कर देख लेंगे। तो लावण्या कहती है, ठीक है, पर जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँ तभी आना। तो वह कहती है, ठीक है। घर के नौकर सब देख रहे थे पर कांता जी को कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह उसकी सासू माँ के टाइम के नौकर थे, जब उनका राजपाट था तब वह सबकी परेशानी में बहुत काम आती थी। वह दिल से चाहते थे कि माल के नीचे वापस आ जाए। अगले दिन डॉक्टर मिलने आती है और दादी जी को अच्छी तरह से देखती है। कहती है कि फिजियोथेरेपी से आराम हो जाएगा, पर लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक करवानी पड़ेगी। कल से मैं अपने स्टाफ में से किसी को भेज दूंगी, घर पर आ जाया करेगा। तो लावण्या कहती है, ठीक है। फिर वह उनका इलाज शुरू करवा देती है। 2 महीने निकल जाते हैं। कांता जी को शक नहीं होता, क्योंकि खुद तो वे कभी ऊपर जाकर देखती नहीं थी, नौकरों को धमकी दे रखी थी, और नई बहू ऐसा कुछ कर सकती है ऐसा तो वह अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। एक दिन लावण्या घर की सजावट कर रही थी। इतने में कांता जी आ जाती है, पूछती हैं, अरे लावण्या आज कुछ खास है क्या? तो उसने कहा, हाँ मम्मी जी सरप्राइज़ है। इतने में रमन और उसके पापा भी आ जाते हैं। तो वह भी पूछते हैं, अरे आज किस खुशी में पार्टी हो रही है? तो लावण्या ने कहा, पापा जी बस 10 मिनट, और वह दादी को नई साड़ी पहनाकर नीचे ले आती है। रमन और उसके पापा उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। रमन कहता है, दादी आप नीचे, पर कांता जी को उन्हें देखकर बहुत बड़ा झटका सा लगता है। सोचती हैं, बुढ़िया इतनी तंदुरुस्त कैसे हो गई? इतने में नौकर केक ले आते हैं। तो लावण्या कहती है, आइए आज दादी जी का जन्मदिन का केक काटते हैं, जल्दी जल्दी आइए। वह हाथ पकड़कर दादी जी के जन्मदिन का केक कटवाते हैं और पैर छूकर कहती हैं, दादी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी मम्मी जी जैसी अच्छी बहू बन सकूं। तो दादी जी कांता जी की तरफ देखती हैं और लावण्या के चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद सब खा पीकर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कांता जी लावण्या को कहती हैं, बहुरानी इस घर में मेरा साम्राज्य चलता है, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। तो लावण्या कहती है, मम्मी जी मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं रमन और पापा जी को अब तक सब कुछ बता चुकी होती, पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मम्मी जी पहले अपने घर को संभालना आना चाहिए। घरों के बड़ों का आदर तो करो मत, और बाहर दिखावा करना अच्छी बात नहीं है। फिर वह भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है और सासू माँ बहुरानी को देखती रह जाती है।
आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।